सर साहब, बलूचिस्तान का माजी और हाल अक्सर ज़ेर बहस रहता है। यहाँ तक कि वहाँ के रूट कॉज, जो प्रॉब्लम का रूट कॉज है या फॉल्ट लाइंस है, उसके ऊपर आपके 2 शोज़ ये पिछले साल हमने 30 और 31 अगस्त को किए हैं। वो रिकॉर्ड का हिस्सा हैं, वो इंटरनेट पे मौजूद हैं, यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल हैं, जिनमें सारे जो पहलू हैं बलूचिस्तान के मसले के, उनका अहाता किया गया है। और सबको ये पता है कि माजी क्या है और हाल क्या है, लेकिन मुस्तकबिल क्या है इसके बारे में यकीनी तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता, खुसूसन जब इस नौइयत के वाक़यात हो जाएं जैसे ये ट्रेन सानहा हुआ है। इतने बड़े लेवल पर प्लानिंग, 440 मुसाफिर उस ट्रेन में सवार थे, उसमें एफसी एहलकार भी थे, फौजी जवान भी थे, फिर उन्हें यरगमाल बनाना, प्रॉपर प्लानिंग के बाद ट्रैक को उड़ा देना, और उसके बाद 2 दिन तक क्लियरेंस ऑपरेशन का जारी रहना। 33 दहशतगर्द इसमें मारे जाते हैं और 4 एफसी एहलकार बताए जाते हैं और बाकी सिविलियंस हैं, उनमें से कुछ शहादतें भी हुई, 21 के करीब मुसाफिर भी मारे गए। लेकिन जो लोग वहाँ रुदात बयान करते हैं वो खौफनाक है। और बलूचिस्तान के हालात एक बार फिर ट्विटर के ऊपर ज़ेर बहस आते हैं और सोशल मीडिया पे और टीवी पे ज़ेर बहस है। लेकिन आपने जब ये रिपोर्टिंग देखी, ज़ाहिर है आपने या तो जो हमारे प्राइवेट टीवी चैनल्स हैं वो देखे होंगे, उनके टिकट्स देखे होंगे, या बाकी जो ग्लोबली इसको रिपोर्ट किया जाता रहा वो सब ऑब्जर्व किया होगा। आप एंटीसिपेट कर रहे थे कि इस नौइयत का कोई वाक़या हो सकता है, या ये आपके लिए भी गैर मामूली वाक़या था जिस तरह से ये प्लान किया गया? देखिए, एलिमेंट ऑफ सरप्राइज तो था, क्योंकि इतने बड़े अभी तक कुछ नहीं हुआ था। इसमें कोई शक नहीं है कि 2005 से लेकर 2017 तक 64 अटैक्स हुए हैं ट्रेन के ऊपर बलूचिस्तान के अंदर। कितने? 64, जिसमें से 60 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। और ये सारी बलोच लिबरेशन मूवमेंट के जो इंसर्जेंट्स हैं उन्होंने किए हैं। तो ये सरप्राइज तो नहीं था, ये तो हो रहा था जी। इसके अलावा अभी क्वेटा रेलवे स्टेशन पे पिछले नवंबर में 24 वहाँ एक बहुत बड़ा सुइसाइड अटैक हुआ जी, जिससे 25 लोग मारे गए और मेरा ख्याल है 50 से ज़्यादा लोग इंजर्ड थे जी, 50 के करीब। तो मतलब ये है कि ये इट डिडंट कम एज अ सरप्राइज। द शॉक इज के इतने बड़े पैमाने पे क्या वही जो पहले चल रहा था ठा 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 उस किस्म की चीज़, मगर ये कि इतनी बड़े पैमाने के ऊपर आके उन्होंने अटैक किया है, इसकी ये शॉक पहुंचा थोड़ा सा। अच्छा, मगर शॉक पहुंचना नहीं चाहिए था। इससे पहले भी बहुत बड़े पैमाने पे अटैक्स हुए हैं, मच जेल के ऊपर हुए हैं, और भी बड़े हुए, मैं आई कैन नेम देम, जहाँ 30-30, 25-25 इंसर्जेंट्स ने आके हमले किए हैं एंड सो ऑन। तो ये बट क्योंकि ये इतने उसके अंदर फौजी जवान थे जो अपनी फैमिलीज के साथ घर जा रहे थे, तो इट बिकेम अ बिग इशू। और ट्रेन की हाईजैकिंग एक किस्म की, अटैक्स तो हमने देखे थे रेलवे स्टेशंस के ऊपर, ट्रैक्स के ऊपर उड़ा देते थे। मगर एक ट्रेन को हाईजैक कर लेना, ये पहली दफ़ा ऐसे हुआ। और हॉस्टेज बना लेना, और फिर लोकेशन का इंतखाब देखें, इजी नहीं था ऑपरेशन। सो दैट इज़ वाई इसमें ये लगता है ऐसे था कि इट्स हाईली प्लान्ड। और ये प्लानिंग जो है, वेपन्स प्लानिंग, इंटेलिजेंस, ट्रैवल, कम्युनिकेशन, ऑल दिस, ये इस किस्म के गुरिल्ला मूवमेंट के पास ये फैसिलिटीज़ नहीं हैं। आप जब उनके लोगों को देखते हैं तो जिस किस्म के ड्रेसेस पहने हुए हैं, बूट्स पहने हुए हैं और हथियार लिए हुए हैं, दीज आर सप्लाइड। तो ऑब्वियसली फॉरेन इंटरवेंशन तो है, उसके बगैर इस किस्म की चीज़ हो नहीं सकती थी जी। सो पहली बात तो ये कि मगर क्या हमें पता नहीं था कि फॉरेन इंटेलिजेंस और फॉरेन सपोर्ट है इस इंसर्जेंसी को? पता है, हम तो खुद कहते रहे कि 2009-10 में जब मिस्र के शहर शर्म एल शेख के अंदर एक मीटिंग हुई थी विद यूसुफ रज़ा गिलानी एज आवर प्राइम मिनिस्टर एंड मनमोहन सिंह एज इंडियन प्राइम मिनिस्टर, उसके अंदर जो कम्युनिके निकली थी उसमें भी हमने जिक्र किया था कि बलूचिस्तान के अंदर थ्रेट्स आ रही हैं, और हमने इंडिया की, पाकिस्तान की जो कम्युनिके थी उसके अंदर उसका जिक्र ले आए थे। तो ये इशारा यही था ना कि इंडिया करा रहा है। और इसके ऊपर फिर जब मनमोहन सिंह साहब वापस गए थे तो बड़ा शोर पड़ गया था कि आपने क्यों इस बलूचिस्तान का जिक्र क्यों आने दिया। मगर क्यों ना आने देते, उसकी वजह यह है कि ये कोई छुपी हुई बात नहीं है ना, ये तो इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर दोवल साहब ने, अजीत दोवल साहब ने, उनके तो क्लिप्स हैं, मेरा ख्याल है आपके पास भी होगा, आप दिखाना चाहेंगे, क्यों तो खुद कहते हैं कि हमने अब अगर ये कश्मीर में ये कर रहे हैं तो हम अब बलूचिस्तान को अलहदा कराएंगे। और ये बड़ा पुराना मंसूबा है। हाँ, सुना दें? हाँ, सुना दें। 2014 में उन्होंने, तो ये इसीलिए द पॉइंट इज दिखाएं इसलिए बिकॉज ये शॉक, ये बस सरप्राइज नहीं होना चाहिए था ये कि इंडिया इज ऑर्गेनाइजिंग एंड सपोर्टिंग, नंबर 1, नंबर 2 दैट ट्रेन के ऊपर
अटैक्स आ रही हैं और आ रही हैं और यहीं कुछ ना कुछ होगा। एतराफ़, डिफेंसिव ऑफेंसिव डिफेंस, ठीक। तो बलूचिस्तान का जिक्र तो आ गया, उनकी पॉलिसी है टू डिस्टेबलाइज यू। और उनसे जब आप बात करते हैं तो वो कहते हैं दिस इज़ पे बैक टाइम। आपने 90 की दिहाई में और पहले नई सदी की दिहाई में, पहली दिहाई में आपने जो कश्मीर के अंदर जो असिस्टेंस दी है कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स को फॉर बाय पाकिस्तान, तो उसका ये पे बैक टाइम है। तो ये आज जो ये किया है, अब इसको आप कंपेयर कर सकते हैं कि जिस किस्म का रिएक्शन यहाँ आया है, क्योंकि मुंबई के बाद हिंदुस्तान के अंदर रूल्स ऑफ द गेम चेंज हो गए थे। और आज हम सुन रहे हैं कि हम भी अब रूल्स ऑफ द गेम को चेंज करने जा रहे हैं। जी, DGISPR ने कहा कि इसके बाद रूल्स ऑफ द गेम चेंज हो गए। तो ये बाद में हम डिस्कस करेंगे कि रूल्स ऑफ द गेम हम कैसे चेंज करेंगे और क्या चेंज, आज इसका मतलब क्या है, आई विल एक्सप्लेन। मगर अभी तो सिर्फ ये है कि सवाल आपने पूछा कि डिड इट कम एज अ सरप्राइज टू मी? नो। व्हाट वाज शॉकिंग वाज कि इतनी जल्दी ये हो गया और इतने बड़े पैमाने पे उन्होंने किया है। एंड इट वाज अ सुसाइड मिशन। अब देखिए, सुसाइड मिशंस जो हैं आम तौर पे इंसर्जेंट्स करते हैं हु आर रिलीजियसली मोटिवेटेड। सेसेशनिस्ट जो होते हैं वहाँ सुसाइड मिशंस नहीं होती। सिर्फ एक तारीख में वाक़या है जहाँ या मूवमेंट है जहाँ सुसाइड मिशंस भी हुई, दैट वाज इन श्रीलंका, जहाँ जब उनके वहाँ एक सिविल वॉर चल रही थी और गेरिल्ला मूवमेंट चल रहा था तामिल्स का, तो उसमें भी सुसाइड अटेम्प्ट्स वर मेड। बट आम तौर पे इस किस्म की सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स के अंदर हिट एंड रन गेरिल्ला वॉरफेयर होती है, सुसाइड मिशंस इस किस्म की नहीं होती। बट ये होती है इस्लामिस्ट मूवमेंट्स के अंदर, यहाँ फेथ इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, रिलीजन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। तालिबान कर सकते हैं, मगर टू एक्सपेक्ट बलोच इंसर्जेंट्स टू डू दिस, इसका ये मतलब है बड़ी हाई लेवल प्लानिंग हुई है और बड़ी हाई लेवल मोटिवेशन की गई है फॉर समथिंग लाइक दिस। तो आज बड़ा अच्छा एक मजमून भी लिखा है हमारे साथ डॉक्टर फ़रख है, उन्होंने लिखा है, एक्सप्लेन किया है कि कितनी इसमें इंटेलिजेंस और प्लानिंग की ज़रूरत थी, और ये सिर्फ ये बलोच लिबरेशन मूवमेंट ये नहीं कर सकता विदाउट फॉरेन असिस्टेंस। तो आई थिंक आगे जाके जब हम डिस्कस करेंगे, दैट्स व्हेयर द रूल्स ऑफ द गेम हैव चेंज। सो आई थिंक दिस इज़ अ वाटरशेड मोमेंट। इसके लिए पहले ये सारी जो अटैक्स जिसका मैंने जिक्र किया है जो होती रही हैं यहाँ, उसका वो असर नहीं पड़ा जिसका जितना इसका अब पड़ेगा, बिकॉज इट्स अ बिग थिंग। तो इसको असेस क्यों नहीं कर पाई, इस नौइयत के अटैक को प्रीएम्प्ट क्यों नहीं कर पाई हमारी एजेंसी? देखिए, मेरा ख्याल है कि जाहिर है कि देयर इज़ अ प्रॉब्लम। आज किसी ने सवाल पूछा राना सनाउल्लाह साहब ने से उनसे कि जी क्या जिम्मेदारी जो है ये बलूचिस्तान की जो सिविलियन हुकूमत है उसकी है या किसी और की है? सिट्स अब कन्फ्यूजन तब पैदा हुई मेरे जहन में जब DGISPR ने इसके बरखिलाफ जवाब दिया, जब उनसे ये सवाल किया गया 12 मार्च को। DGISPR ने क्या कहा? जी हाँ, जाहिर है कि अब और वो क्या कहेंगे, अब मेरा ख्याल है इस पर क्या मैंने तबसरा करना। ये मिली जुली बात है। कुछ मिनिस्ट्रीज़ जो हैं वो डायरेक्टली कंट्रोल की जा रही है कहीं और से, और कुछ मिनिस्ट्रीज़ जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर साहब कर रहे हैं। अभी तो ये तो अब मजाक ही बन गया ना कि इंटीरियर मिनिस्ट्री इज़ नॉट विद द प्राइम मिनिस्टर। और बलूचिस्तान की हुकूमत भी जो है वो प्राइम मिनिस्टर में उसमें बहुत कम रोल है उसमें। कोई वी ऑल नो दैट। यहाँ से इंटीरियर मिनिस्टर मुफ्ती साहब को उठा के ले गए, वहाँ जाके चीफ मिनिस्टर बना दिया, एंड सो ऑन एंड सो। बलूचिस्तान हैज ऑलवेज बीन फॉर अ लॉन्ग टाइम द डोमेन ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट और द मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट। और उसकी वजह ये है ना, बिकॉज देयर इज एन इंडियन हैंड देयर, because there's an insurgency there. अगर insurgency ना हो तो then there's no problem. But the problem arises because there is an insurgency that is backed by foreign powers or based in a foreign country that is hostile to you. तो फिर जाहिर है आपकी national security establishment involve हो जाती है ना, so it's understandable. अच्छा, मगर जो problem यही आ रहा है कि क्या are they dealing with this insurgency the right way or not? And so I think that's what we have to look at. मैं देख रहा था ये 2014 में जो टाइमलाइन है ऑफ अटैक्स, ये मतलब है कि ये तो पिछले साल 2024 में जनवरी से शुरू हुआ है। जनवरी 30 को 3 कोऑर्डिनेटेड अटैक्स हुए जिसमें रॉकेट्स, सोफिस्टिकेटेड वेपन्स मार्च में हुए जो कि सिर्फ 70 किलोमीटर है क्वेटा से, और जिसमें 15 रॉकेट्स फायर किए गए वगैरह वगैरह वगैरह। फिर मार्च 20 को 8 टेररिस्ट BLA से उन्होंने ग्वादर में अटैक किया। उसके बाद मार्च 26 को तुर्बत में
अटैक किया, नेवल बेस है वहाँ अटैक किया, 6 टेररिस्ट मारे गए। अप्रैल 13 को 9 पैसेंजर्स पंजाब से आ रहे थे बस के अंदर, उनको उतार के मार दिया गया। मई 10 को 7 लेबरर्स को मार दिया गया। जून 23 को किडनैप कर लिए 14 लोगों को जरगूंद एरिया से हरनई के अंदर। तो ये पूरी लिस्ट है। जून 27 को 50 मिलिटेंट्स ने फ्रंटियर को चेक पोस्ट को अटैक किया, 50। तो ये तो 33 थे, 50 पहुंच गए थे वहाँ। तो अगस्त 13 को डिप्टी कमिश्नर पंगलूर को मार दिया उसकी गाड़ी के ऊपर जो क्वेटा कराची नेशनल हाईवे पे थी। और अगस्त 26 को सबसे ज़्यादा लोग 50 लोग मारे गए डिफरेंट प्रोविंस के डिफरेंट हिस्सों में, अटैक्स बाय BLA। फिर अक्टूबर 2 चाइनीज़ को मार दिया गया और चाइनीज़ कॉन्वॉय था कराची एयरपोर्ट के करीब वहाँ। फिर अक्टूबर 30 को एक कंस्ट्रक्शन साइट थी डैम पंजूर में मकरान के अंदर, वहाँ। नवंबर 9 को ये इधर क्वेटा में जो हुआ, जो इससे जिक्र मैंने किया। फिर नवंबर 17 को सिक्योरिटी पर्सन्स 7 मार दिए गए हालात के अंदर। जनवरी में फिर 5 मार दिए गए एंड सो ऑन। और जनवरी 9 को खुजदार के अंदर बहुत बड़ी अटैक हुई जिसके अंदर 80 मिलिटेंट्स अंदर आ गए। अब 80 लोग कहाँ से आए? ईरानियन बलोच बॉर्डर से लेके आना 80 लोगों का कोई आसान काम है? 80 लोगों की तो पूरी एक छोटी सी बटालियन बन जाती है। तो वो मतलब है और किसी को पता नहीं है, आ रहे हैं जा रहे हैं, हमारी कोई सैटेलाइट सर्वेलेंस नहीं है। तो मतलब है इट्स अ ह्यूज एरिया, जहाँ से चाहें वो आ सकते हैं। यू विल नीड टू पुट योर एंटायर आर्मी इनटू बलूचिस्तान इन ऑर्डर टू फुली मेक श्योर कि कोई आ ना जा सके। वो तो पॉसिबल नहीं है विद अ थ्रेट फ्रॉम इंडिया ऑल द टाइम। तो इसलिए वी हैव अ सीरियस इशू हियर एंड दिस इज व्हाट गुरिल्ला वॉरफेयर इज। और उनको एक सेफ हेवन मिल गया अफगानिस्तान के अंदर जिसमें द अफगान्स आर नॉट डूइंग एनीथिंग टू हेल्प द पाकिस्तानीज एंड ये वो बैठे में इंडिया फुल फ्लैश कर रहा है। तो आई थिंक वी हैव अ सीरियस इशू विच इज़ वाई अब ये बात हो रही है ना रूल्स ऑफ द गेम। कि रूल्स ऑफ द गेम यही थे कि क्या बलूचिस्तान प्रोविंस को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, या BLA को कैसे ख़त्म किया जाए, या अब लोग इसमें बहुत से सॉल्यूशंस ऑफर कर रहे हैं। वी कैन डिस्कस दोस एज वी गो अलोंग। उससे पहले जो खबर वज़ीर आज़म के विजिट पे आ रही है, वज़ीर आज़म ने वहाँ एक इजलास मुनक्किद किया और सबके साथ वहाँ बातचीत हुई है, ब्रीफिंग उनको दी गई है। खबर यह है कि बलूचिस्तान का इंटेलिजेंस सेटअप तब्दील करने का हुक्म दिया गया है। तो इसका मतलब है कि फॉल्ट वहाँ था। देखिए इंटेलिजेंस सेटअप तो होना चाहिए था ना वहाँ कोर हेडक्वार्टर्स भी है सदर्न कमांड की, वहाँ FC भी है, सब कुछ है वहाँ। तो hundreds of thousands of people are involved there। MI भी है, ISI भी है, they have station commanders, they have everything। तो क्यों ये इज दिस एन इंटेलिजेंस फेलियर और इज दिस अ स्ट्रेटेजिक फेलियर? कि स्ट्रेटेजिक फेलियर सोचा ही नहीं था कि ये हो सकता है। एक तो वो प्रॉब्लम है ना, अगर ये सोचा होता तो फिर आप कहते कि इंटेलिजेंस फेलियर है। अगर सोचा ही नहीं था तो फिर इंटेलिजेंस तो थी नहीं। यू नेवर थॉट इट वाज इम्पोर्टेंट। सो आई थिंक देयर बीन ये असेसमेंट जो थी ना कि ये BLA कितनी स्ट्रॉन्ग है, कितनी बैकिंग है, क्या क्या कर सकती है, ये मेरा ख्याल है सही असेसमेंट आज तक हुई नहीं। और अगर हुई है तो ज़ाहिर है गलत निकली है। आई डोंट नो, बट यू सी द फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड आर दैट ये चीज़ें हो रही हैं, यू आर अनएबल टू डू एनीथिंग अबाउट इट। तो इसकी जिम्मेदारी किस पे आयद होती है? वज़ीर दिफा का इस्तीफ़ा भी मांगा जा रहा है, वज़ीर दिफा बैश कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को असम्बली में। दूसरी तरफ इंटीरियर मिनिस्टर वो भी तनकीद की जद में है कि वो क्या कर रहे थे जो बलूचिस्तान को एक SHO की मार कहते हैं। राना साहब ने तो ऑलरेडी आपको बता ही दिया है कि इसमें हुकूमत और इंटीरियर मिनिस्ट्री वगैरह का तो कोई रोल ही नहीं है। तो इसलिए वाई आस्क फॉर रेजिग्नेशंस जो होनी नहीं है। द रियल डिसीजन मेकिंग कहीं और है और वहाँ आप ये सवाल नहीं पूछ सकते। वहाँ जो अगर जवाब भी हैं तो आपको नहीं मिलेंगे बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस, कि कुछ बातें होती हैं जो आपको नहीं बताई जा सकती। तो इसलिए आई थिंक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब कम से कम जाके कोई रिव्यू तो हो। ये बड़ी खुशाइन बात है कि हमें ये सुना है कि रूल्स ऑफ द गेम आर चेंजिंग। ये रूल्स ऑफ द गेम शुड हैव चेंज्ड 10 years ago। जब आपने ये देखा था तो थोड़ी सी प्रोजेक्शन तो होनी चाहिए थी कि पे बैक टाइम आएगा, BJP ये करेगी, आपको हिंदुस्तान ने मुंबई के लिए माफ़ नहीं किया, उसके बाद जो कश्मीर में हुआ उसका माफ़ नहीं किया और वो अपना बदला लेंगे। ये तो पता था आपको, तो उन्होंने खुद कहा था आपको। तो व्हाट डिड यू डू?
तो अब क्या रियासत की पॉलिसी वाज़े हो जाएगी रिगार्डिंग बलूचिस्तान इस अनाउंसमेंट के बाद, इस वन लाइनर के बाद वहाँ ऑपरेशन होगा, इमरजेंसी लगेगी या फिर एंगेज किया जाएगा वहाँ की पावर्स को? नहीं, देखिए इमरजेंसी क्या होती है कि सूबाई हुकूमत के मामलात अपने हाथ में ले लिए, वो जो तो ऑलरेडी हाथ में है। तो इमरजेंसी लगाने की सिर्फ ये है कि कानूनी तौर पे जी। जो भी कार्रवाई होगी उसको चैलेंज ना किया जाए। वो वैसे भी कोई नहीं चैलेंज करता वहाँ। तो इसलिए मेरा ख्याल है अगर एक लीगल अम्ब्रेला लेना है तो वो आर्टिकल 245 जी के जी बेसिकली इट्स अ फॉर्म ऑफ मार्शल लॉ। 232, 237 232, 237, 245 भी है ना, दैट वो इज तो फौज निफाज है ना। हाँ, तो वो हो सकता है, दे कैन डू एनीथिंग। तो अब बात ये है कि बट मेरा ख्याल है दैट इज जस्ट अ लीगल कवर। जी गवर्नमेंट तो है उनके पास वहाँ, एंड गवर्नमेंट इज बेसिकली जस्ट टू कीप एवरीडे लाइफ गोइंग। थोड़े बहुत डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, थोड़े बहुत ये, थोड़ा बहुत वो। अदरवाइज द रियल पावर्स इज विद द लोकल मिलिट्री कमांड देयर एंड द इंटेलिजेंस। तो अच्छी बात है अगर वहाँ इंटेलिजेंस हाइटन होगी, मिलिट्री कमांड और डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाएगा इन ऑल दिस, और फोर्सेस भेज दी जाएंगी, अच्छी बात है ये, दिस गुड। बट मेरा ख्याल है रूल्स ऑफ द गेम जो चेंज हो रहे हैं वो ये नहीं है। फिर किसके लिए हो रहे हैं और क्या हो रहा है? रूल्स ऑफ द गेम ये हैं जैसे इंडिया ने रूल्स ऑफ द गेम चेंज किए थे जी कि आपके ऊपर उन्होंने स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक्स की थी, आपको धमकी दी थी, ठीक, उन्होंने ऑफेंसिव डिफेंस कर दिया था। जी तो अब आप भी कोई ऑफेंसिव डिफेंस करेंगे या नहीं करेंगे? और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपका ऑफेंसिव डिफेंस कैन नॉट बी अगेंस्ट इंडिया। आप तो पहला फॉरेन ऑफिस का जो बयान था हमारा, उसमें से इंडिया का तो जिक्र ही नहीं था। अब पार्लियामेंट के अंदर कोई बातें शुरू हो गई है कि इंडिया इज बिहाइंड इट, ठीक है। मगर उसकी वजह यह है ना कि हमारे पास जो भी एविडेंस है वी हैव नॉट प्रेजेंटेड इट टू द वर्ल्ड। हमने कोई सीरियस अटेम्प्ट टू प्रेजेंट एनी लिंक्स बिटवीन द BLA और BLF ऑन द वन साइड एंड द इंडियन इस्टेब्लिशमेंट और द नेशनल सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट ऑन द अदर साइड नहीं है। अगर लोग यहाँ से राजस्थान में जाके ट्रेन हो रहे हैं तो क्या एविडेंस है आपके पास? कोई सैटेलाइट एविडेंस है आपके पास, या कोई और एविडेंस है आपके पास कि बलोच लोग जो इंडिया जाके ट्रेन हो रहे हैं, या इंडियन इंस्ट्रक्टर्स आके उनको बलूचिस्तान के अंदर जो कैंप्स हैं अफगानिस्तान में वहाँ कर रहे हैं? तो if there is such evidence, then you must present it. And if you don't have it, you should get it, for God's sake. What's the big deal? इतने आपके असासे हैं अफगानिस्तान के अंदर, या होने चाहिए आफ्टर 40 years of intervention in अफगानिस्तान। कोई तो असासे आपके होने चाहिए। अगर आपकी ह्यूमन इंटेलिजेंस वहाँ नहीं है तो फिर क्या आपके पास? तो what have you been doing? तो इसलिए I think it's time to change the rules. And the rules मैं आपको बता दूँ। What does it mean to change the rules? It means taking the war to Afghanistan, not against the Taliban, but against those who are waging war against Pakistan. Okay. It means taking the war to the BLA and their camps. It means taking the war to the TTP and their camps. It means वही चीज़ें जो बाकी इंटेलिजेंस एजेंसियां करती हैं, which is select targeting, assassinations, strategic raids. This is changing the rules. This is what India did. ये जो बलूचिस्तान ऑफेंसिव है इंडिया का, दिस स्ट्रेटेजिक, राइट। सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू? आपके कौन से स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस हैं? आपके पास 2-3 स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस हैं। एक, आप फिर वो टूटी खोल दें कश्मीर वाली, टू टेल इंडिया अच्छा ये बात है, ये हम टूटी खोल रहे हैं, फिर जहादी जाएंगे लड़ने के लिए वहाँ, ठीक। देन यू विल अटैक, लॉन्च काउंटर अटैक्स, जो आपने नहीं की, आपने रोकी हुई है सारी, वो आपने डिसबैंड कर दिए हैं यहाँ जिहादी ग्रुप्स को। आपके बहुत से जिहादी लोग इंडिया ने यहाँ असैसिनेट कर दिए, बट कैन यू रिवाइव द जिहाद अगेंस्ट इंडिया इन कश्मीर? और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे? एक ये ऑप्शन है आपका। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप BLA के कैंप्स आपको पता होंगे कहाँ हैं कहाँ नहीं है, एंड यू नो वेयर द कैंप्स आर ऑफ द TTP. Will you carry out warfare against them, targeted strikes against them, openly without fear कि जी हम intervention कर रहे हैं किसी मुल्क के अंदर, to defend yourself? This is changing the rules. तो अब ये है कि the war has come to you. Will you take the war back? Right. What will you do? आप यहाँ बैठ के sitting ducks होंगे,
You cannot protect. Balochistan is a huge province. मतलब है उसकी जो पोरस बॉर्डर है runs into thousands of kilometers. सबसे बड़ा सूबा रकबे के लिहाज तो से। मतलब है कहीं से भी लोग आ सकते हैं। सारी जो इनिशिएटिव है विद इंसर्जेंट्स। जी। अब जितने लोगों ने यहाँ से जाना था वो चले गए हैं अक्रॉस, और जो लोग यहाँ से अब भी उठ के जाना चाहेंगे बच्चे ज्वाइन करने के लिए इस मूवमेंट को, वो जाएंगे। आप उनको कैसे रोकेंगे? तो बॉर्डर इस पोरस वो चले जाएंगे। They'll go and join the BLA. तो how will you degrade the BLA? ठीक। जैसे कैसे कि करेंगे? इंडिया ने आपके जिहादियों को डिग्रेड किया, आप कैसे डिग्रेड करेंगे BLA को? आप कैसे TTP को डिग्रेड करेंगे? बिकॉज डिग्रेडिंग के बाद ही आप बातचीत कर सकते हैं, उससे पहले आप बातचीत नहीं कर सकते। ठीक। इस वक्त आप कमजोर है, वो स्ट्रांग है। उन्होंने करके दिखा दिया कि वो क्या क्या कर सकते हैं आप। तो चेंजिंग द रूल्स ऑफ द गेम मीन्स, ठीक। इन माई व्यू, कि अगर ये सोच रहे हैं तो फिर इसके ऊपर बात हो सकती है। चेंजिंग द रूल्स ऑफ द गेम इज ऑफेंसिव डिफेंस, विच अगेन जो इंडिया ने किया है, बट दिस टाइम नॉट अगेंस्ट इंडिया। इंडिया ने तो प्रॉक्सीज इस्तेमाल कर रहे हैं ना। इंडिया इज हेल्पिंग द तालिबान एंड BLA और द BLF दोनों। तो यू हैव टू ऑल्सो हैव थिंक ऑफ सम सिमिलर स्ट्रेटजीज, एंड आई थिंक उसके साथ फिर आपके जो अफगान गवर्नमेंट है इस वक्त, अखुनजादा साहब की जो TT एक ही अफगान गवर्नमेंट है, उसके साथ आपके तल्लुकात ख़राब होंगे। सो बी प्रिपेयर्ड कि उधर से जो बैकलैश आएगी। तो ये सारी चीज़ें अब आपने स्ट्रेटेजिकली प्लान करनी है, कैसे करना है और कैसे नहीं करना। ठीक। और यहाँ सिर्फ इंटेलिजेंस आपकी बेहतर होनी चाहिए, जो कि हमेशा इस किस्म के एरियाज़ में होता है, और फिर उनको छोड़ा भी नहीं जाता जल्दी, बिकॉज यू कांट अफोर्ड इट। किसी ने पनाह दे दी, किसी ने ये कर दिया, किसी ने वो कर दिया, किसी के कबीले के तल्लुकात थे तो वो आने दिया जाने दिया, ये बताया नहीं, एंड सो ऑन। तो ये दिस इज़ नॉट प्रोडक्टिव। ठीक। प्रोडक्टिव चीज़ तो कुछ और है अब, और अब तो इशारा आ गया वहाँ से। तो आई थिंक यू नीड टू बी वेरी क्लियर। मैंने सुना है अभी लोग कुछ शुरू हो गए हैं कि जी हमने बलूचिस्तान में ऑटोनॉमी दे दें गवर्नमेंट को वहाँ की, और वहाँ के सिविलियंस को स्ट्रॉन्ग कर दें, और ये कर दें वो कर दें। नॉनसेंस, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। ये आज का फॉर्मूला नहीं है, ये फॉर्मूला 30 साल 40 साल पहले का था, आजमाया गया कई उस बार। वक्त ये BLA BLF नहीं थे। उस वक्त आप ये चीज़ें करते जब आपको करनी थी। आपने उस वक्त जाके बलोच लीडर बुगटी को मार दिया। उस वक्त तक कोई ऐसा फॉरेन इंटरवेंशन नहीं थी। उस वक्त लोकल चीज़ें होती थी। 3-4 दफ़ा रिबेलियंस हुए हैं आयशा। पहला रिबेलियन तो कायदे आज़म से ही हो गया था, जबकि बलूचिस्तान ने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी थी। तो उसके बाद फिर 1952-53 में हुआ, फिर 1958-59 में हुआ, फिर 62-63 में हुआ, फिर 73 एंड 77 में हुआ, और फिर उसके बाद ये 2004 में 2004-05 में शुरू हुआ, आफ्टर अकबर बुगटी वाज नॉक्ड आउट। तो मतलब है कि उस वक्त इंडिया का हैंड नहीं था, इंडिया का हैंड तो उसके बाद आया। तो अब आप अगर आप वो सोल्यूशन ढूंढने जाएंगे जो उस वक्त ढूंढनी थी, तो वो नहीं चलेगी, वो काउंटर प्रोडक्टिव होगी इस वक्त।